स्टार्ट करते हैं और एवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू नो दैट हाउ कैन यू डिफाइन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होती क्या है? देखो, वर्ड इवोल्यूशन ना, अब ये शायद आपकी किताबों में लिखा है नहीं लिखा, आई डोंट नो, बट ये जो लफ्ज इवोल्यूशन है ना, ये इवोल्यूशन एक लैटिन जबान का वर्ड है, इवॉल्वरी। ठीक है, लैटिन जबान का वर्ड है। जिसे आप कहते हो इवॉल्वरी, उससे आया है। और इस इवॉल्वरी का मतलब पता है क्या है? अनफोल्ड करना। अनफोल्ड करना। अनफोल्ड करने का मतलब क्या होता है? भाई, कोई चीज फोल्ड थी, उसको आप दोबारा से अनफोल्ड कर रहे हो, ठीक है? यानी कि आप कोई ना कोई चीज रिवील कर रहे हो। भाई, कोई चीज फोल्ड की हुई है, आप उसको अनफोल्ड कर रहे हो या अनरोल कर रहे हो, इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ सच निकालना चाह रहे हो। अच्छा, अगर आज की जबान के अंदर बात करूं तो एवोल्यूशन इज अ टर्म जिसका सिंपल मतलब इतना है, चेंज। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि एवोल्यूशन क्या है, आप कहोगे सर चेंज। चेंज, ठीक है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक ऐसा चेंज है जो कि इनहेरिट होता है। किसमें इनहेरिट होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी जनरेशन्स के बाद। डार्विन ने बड़ी आसान जबान के अंदर, अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे बोलूं ना, डिफाइन इवोल्यूशन इन अ सिंगल सेंटेंस, तो आप कहोगे ग्रेजुअल। ग्रेजुअल, इरिवर्सिबल, चेंज। ग्रेजुअल मतलब बहुत सारी जनरेशन के बाद आने वाला। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। और चेंज इज समथिंग जिसके अंदर किसी चीज में कोई फर्क आता है। तो दिस इज सिंपल द एवोल्यूशन। अब डार्विन एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या बताता है? ये पास पेपर का क्वेश्चन है। दिस इज द पीपी क्वेश्चन, पास पेपर का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन ने बड़ी जबरदस्त बात की। डार्विन ने एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा? डार्विन एक बहुत बड़ा इंसान है। जैसे आप मेंडल को पढ़ते हो जेनेटिक्स के अंदर, इसी तरीके से डार्विन पढ़ा जाता है आपके इसके अंदर, एवोल्यूशन के अंदर। डार्विन ये कहता है एवोल्यूशन इज डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। अब इसका आसान जबान के अंदर मतलब क्या है? देखो, डिसेंड का मतलब है आगे बढ़ना, मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंजेस। तो एवोल्यूशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी स्पीशी अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाके आगे बढ़ती है, और वो मॉडिफिकेशन इरिवर्सिबल। वो मॉडिफिकेशन कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। एक और बड़े इंपॉर्टेंट साइंसदान थे, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, जिन्हें आप कहते हो जिमरमैन। ये जिमरमैन क्या कहते हैं? ये जिमरमैन ये कहते हैं कि एवोल्यूशन इज बेसिकली, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होना? चेंज होना। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, किसका चेंज होना? फॉर्म, हालत, हालत का चेंज होना। एंड मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, किस तरह वो इस दुनिया में रह रहे हैं, उसका चेंज होना। मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का।
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके फॉर्म के अंदर और उसकी मोड ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो जो आज का ऑर्गेनिज्म होगा वो पिछले वाले ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होगा। हाँ कहना, हाँ कहना। बिल्कुल सिंपल सी बात। इन सच अ वे दैट द प्रेजेंट वन differ with ancestor। इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूं। आज आप लोग हो, जब आपके बाप दादा थे तो उनका रहने का लाइफस्टाइल, उनका सोचने का लाइफस्टाइल, उनका खाने पीने का लाइफस्टाइल डिफरेंट था। आप देखोगे कि जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो कढ़ाइयाँ नहीं, वो कढ़ाई खाती है, वो हांडी खाती है, कोई सारी चीजें खाती है। बट आप लोगों को पसंद है पास्ता, आपको पसंद है पिज्जा, आपको पसंद है जिंगर। तो ये सब क्या है? शुक्र करो रमजान में बातें नहीं कर रहा। ये सब क्या है? ये चेंज है। ये क्या है? ये चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है मोड ऑफ एग्जिस्टेंस की, आसान जबान की अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब अब हमारे पास इवोल्यूशन किन किन स्टेप्स पे हुई, अगर मैं आसान जबान में बात करूं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये दुनिया कैसे ओरिजिनेट हुई। ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये कायनात कैसे वजूद में आई। अगर आपको यही नहीं पता तो क्या आप इवोल्यूशन की बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुई। नंबर टू, यहां पे मैं जो बात करूंगा वो साइंटिफिक करूंगा। इस कायनात के अंदर लाइफ कैसे आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, या सिंपल कह लो पहला सेल कैसे आया। नंबर थ्री, इस कायनात में डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ स्पीशी, यानी कि प्लांट्स कैसे आए, एनिमल्स कैसे आए। इसको आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ भाई। चलो बेटा, मैं कौन सी थ्योरी में बिलीव करता हूं नहीं करता, देखो, मेरे बिलीव करने से कुछ चेंज नहीं होगा। आपने पढ़ना वो है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाया जा रहा है। अब आप बिलीव करते हो नहीं करते, आपका इसमें कोई किरदार है नहीं, क्योंकि आप साइंसदान तो नहीं हो, या आप साइंसदान हो? ऑब्वियसली यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। ठीक है, अब हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की। इस दुनिया में लाइफ कैसे आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस कायनात में लाइफ कैसे आई। अब सुनते जाना मेरी बात। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। एक को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और दूसरी जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि दो तरह की थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब अगर मैं आपसे बोलूं थ्योरी क्या होती है, तो थ्योरी के बारे में आपने सिंपल ये पढ़ा है, थ्योरी से पहले क्या होता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है?
हाइपोथेसिस इज अ इंटेलिजेंट गेस ऑफ द साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट अपना जो एक गेस करते हैं वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हो सकता है कि उसको बहुत सारे एविडेंसेस सपोर्ट करें, हो सकता है हाइपोथेसिस ऐसा हो कि उसको बहुत सारे एविडेंसेस अपोज करें। जैसे एग्जांपल देता हूं, इवोल्यूशन, अगर मैं बात करूं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द जमीन घूमती है, वो एक जबरदस्त सपोर्ट वाला एविडेंस है। तो ये जो एविडेंस है ना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सूरज के गिर्द जमीन घूमती है, ये ऐसा एविडेंस है, अगर आप इसकी वो करोगे, एविडेंसेस निकालोगे, तो ये बहुत जबरदस्त एविडेंस है, इसमें बहुत सारे जबरदस्त एविडेंसेस मिल जाएंगे। इसका मतलब है ये फैक्ट है, फैक्ट का मतलब है जो जो चीज चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि आज से कई अरसे बाद ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल को कोई आके कहते 48 है, एविडेंसेस की बेसिस। तो ये हाइपोथेसिस है। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी थ्योरी एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत सारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आती है, बहुत सारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद आती है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशी लिखी, तो डार्विन ने पहली हाइपोथेसिस तो ये पेश की कि ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन के साथ डिसेंड होते हैं, ठीक है, और उसने इसके एविडेंसेस भी दिए, तो ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस आगे जाके थ्योरी के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। बहरहाल ये सारी बातें आप क्लास 9 के अंदर पढ़ते आए हो, इसके अंदर कुछ भी नई चीज नहीं है, सही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब हमने पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या चीज है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, याद रखना थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक ऐसी थ्योरी है जो कि रिलीजियस और मिथोलॉजिकल फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, यानी कि रिलीजियस थ्योरी, रिलीजियस फैक्ट्स की बुनियाद पे थ्योरी है। सो इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड mythological फैक्ट्स, यानी कि इसके कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं, आसान जबान के अंदर अगर मैं बात करूं। अब ये जो थ्योरी है ना, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी दी थी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था, साइंटिस्ट तो नहीं थे, बेसिकली चर्च के फादर थे, जिनका नाम था फादर सुरेज, फादर सुरेज। अब फादर सुरेज ने ये थ्योरी दी, और इस थ्योरी पे बिलीव करने वालों को, इस थ्योरी के बिलीवर्स को आप कहते हो क्रिएशनिस्ट। क्या कहते हो भाई? क्रिएशनिस्ट। कोई एक क्रिएशनिस्ट का नाम बता सकते हो मुझे? अभी थ्योरी पे तो आएंगे हम। एनीवन? कोई एक क्रिएशनिस्ट बता दो मुझे। हाँ, कार्लोस लीनियस। एग्जाम्पल दूं अगर मैं, कार्लोस लीनियस
कैडलस लीनियस, शाबाश। अब ये थ्योरी कहती क्या है, इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या है, सुनना, बस इस थ्योरी को आसानी से समझ लेना। ये थ्योरी कहती क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये थ्योरी ये कहती है कि इस कायनात के अंदर जितनी भी स्पीशीज है, नंबर वन, एवरी स्पीशी, every species is created by Almighty God. जितनी भी स्पीशीज हैं उनको किसने बनाया? ऑलमाइटी गॉड ने। क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड, वो खुद से अराइज नहीं हुई, ऑलमाइटी गॉड। और ये जो क्रिएशन हुई है ना हर स्पीशी की, यानी कि आसान जबान के अंदर ये थ्योरी ये कहना चाह रही है कि कोई भी स्पीशी इस कायनात में ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे स्पीशी से अराइज हुआ। ये थ्योरी ये कहती है कि आज अगर बंदर है तो बंदर को बंदर की हालत में ही ऑलमाइटी गॉड ने बनाया था। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर आज इंसान है तो इंसान को इसी हालत में बनाया। तो ये थ्योरी क्या कह रही है? ये थ्योरी ये कह रही है कि एवरी स्पीशीज क्रिएटेड बाय गॉड इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर? जिस फॉर्म के अंदर ये स्पीशी आज मौजूद है। इन द फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, आसान जबान के अंदर। दूसरा पॉइंट ये थ्योरी क्या कहती है? दूसरा दूसरा पॉइंट ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी स्पीशी इज नॉट कैपेबल, इज नॉट कैपेबल ऑफ एनी चेंज। ऑफ एनी चेंज। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसके ड्रॉबैक्स के अंदर गैलापागोस आइलैंड की बहुत बात की जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी। ठीक है? इतना क्लियर है भाई? क्रिएशनिस्ट वो लोग होते हैं जो क्रिएशन की थ्योरी पे डिपेंड करते हैं, थ्योरी ऑफ क्रिएशन को मानते हैं, स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसकी भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेटा चेंज वो खुद, देखो चेंज इज समथिंग, मैंने थ्योरी पढ़ाई है आपको, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा। अब वो लोग जो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड इवोल्यूशनिस्ट। दे आर कॉल्ड इवोल्यूशनिस्ट। और एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंज। हाँ के ना भाई? एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंज।
चलो, तो ये तो हो गई कि हमारे पास एवोल्यूशन के एवोल्यूशन है क्या, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ बातें हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये होता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के एविडेंस क्या है, मैं कैसे मान लूं एवोल्यूशन हुई है। देयर शुड बी सम एविडेंसेस रिगार्डिंग एवोल्यूशन, जो इस बात को साबित करें कि एवोल्यूशन नाम की भी कोई चीज है इस कायनात के अंदर। यस। अब वो जो चीज है, एविडेंसेस हैं, उनको हमने पढ़ना। व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, उनको हमने डिस्कस करना है। तो जल्दी से एवोल्यूशन ऑफ, इरिवर्सिबल बोला है बेटा। चलो, अब हमने पढ़ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सही है। एक काम करता हूं, इसको मैं ऊपर ही ले जाता हूं। चलो, अब हमने पढ़ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं। मैं कैसे मान लूं कि इस कायनात में इवोल्यूशन हुई है, मैं कैसे मान लूं। भाई, साइंस तो अंधी चीज पे यकीन नहीं करती। साइंस बिलीव करती है, साइंस बिलीव करती है फैक्ट्स, फिगर्स, एविडेंसेस के ऊपर। तो मैं कैसे मान लूं कि एवोल्यूशन हुई है, उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अब वो एविडेंस हमें ये बताएगा कि एवोल्यूशन हुई है। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है ना, वो आपको मिलता है, याद रखना, एविडेंस किसी भी लेवल पे हो सकता है। किसी भी लेवल का मतलब ये कि हो सकता है एविडेंस आपको मिले माइक्रोस्कोपी के लेवल पे, हो सकता है एविडेंस आपको मिले मैक्रोस्कोपी के लेवल पे, माइक्रोस्कोप के अलावा मिले। तो सबसे पहला जो हम एविडेंस पढ़ने वाले हैं ना, वो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। अब ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का मतलब क्या है। बायोजियोग्राफी क्या होती है। जियोग्राफी कहते हैं जमीन, बायोजियोग्राफी। अब अल्लाह ताला ने डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट रहने की जगह दी है। जैसे मछलियां पानी में रहती हैं, इसी तरीके से कैंगरूज आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मिलेंगे, बट पाकिस्तान में कैंगरूज नहीं मिलेंगे। बंगाल टाइगर आपको बांग्लादेश में मिलेगा। कोला बेयर या पोलर बेयर आपको एंटार्क्टिका में मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि बायोजियोग्राफी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑन द अर्थ। अब इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से क्या है, इसका ताल्लुक एवोल्यूशन से क्या है। तो भाई, आपके पास बायोजियोग्राफी ये बताती है कि भाई आपके जो पाउच्ड मैमल्स हैं, वो आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर मिलते हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स में। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई आज है दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स, बट ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो है ना, वो पहले जमीन का एक एक ही टुकड़ा होते थे, जिस एक टुकड़े को उन्होंने कहा था पेंजिया। पेंजिया का नाम। और फिर इन्होंने ये कहा कि जमीन आहिस्ता आहिस्ता, ये जो पेंजिया है, ये टूट के 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब लेट सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, वो इस हिस्से में मिलता था, तो जब वो अलग हुआ तो वो एक अलग कॉन्टिनेंट के अंदर चला गया। सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल सी बात इन्होंने की थी, ज्योग्राफिकल एविडेंस की। ठीक है, ज्योग्राफिकल एविडेंस की बात बहुत सिंपल सी की, सही है। अच्छा, 2 मिनट।
इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो जो बायोजियोग्राफी क्या था, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सही है। अब जैसे डार्विन ने ये देखा कि साउथ अमेरिका पे रैबिट्स नहीं है, ठीक है, डार्विन ने ये देखा कि साउथ अमेरिका पे क्या नहीं है, साउथ अमेरिका में डार्विन ने ये देखा कि साउथ अमेरिका के अंदर नो रैबिट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं आर्मेडिलॉस, आर्मेडिलॉस का मतलब ये है कि वो एक तरह का जो है ना वो क्रोकोडाइल होता है, वो आपको सिर्फ अमेरिका के अंदर मिलता है। तो सवाल ये ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्टेड जगहों पे क्यों मिल रहे हैं, अलग अलग मखसूस जगहों पे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इनके दरमियान फिजिकल बैरियर है। एग्जाम्पल देता हूं भाई, सिंपल सी बात करता हूं मैं आपसे, मुझे ये बताओ कैंगरू पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्या है, फिजिकल बैरियर मौजूद है, समंदर मौजूद है। कैंगरू तैर के थोड़ी ना आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट इज ड्यू टू फिजिकल बैरियर। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? इट इज ड्यू टू फिजिकल बैरियर। सही, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने। सही है। चलो आगे बढ़, ये तो हो गया बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ठीक है, अब दूसरे एविडेंस की बात करते हैं जो कि हमारे लिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द ओनली विजुअल एविडेंस। कोई ऐसा इवोल्यूशन का एविडेंस है जो कि विजुअली आपको नजर आए? भाई बायोलॉजी, बायोजियोग्राफिकल इज द एविडेंस जो आपको, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें तो कोई एविडेंस वाला वो वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आज से 1000 साल पहले या आज से कई हजार साल पहले इस कायनात के अंदर डायनासोर्स नाम की भी कोई चीज थी? मैं कैसे मान लूं? कोई विजुअल एविडेंस है? जी बिल्कुल विजुअल एविडेंस है। और वो विजुअल एविडेंस क्या है? पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस इज द ओनली विजुअल एविडेंस, एक ऐसा एविडेंस जो आपको आंख से नजर आता है। सर यह पैलियंटोलॉजी है क्या? पैलियंटोलॉजी है क्या? तो इसके अंदर आप पढ़ते हो फॉसिल्स। फॉसिल्स कहते हैं बाकियात को। किसकी बाकियात? आज से कई हजार साल पहले जो ऑर्गेनिज्म मिलते थे उनकी बाकियात को पढ़ना। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हो सकता है कि ये बाकियात कंप्लीटली आपको मिल जाए ढांचे की सूरत में, या हो सकता है ये बाकियात हो लेकिन पार्शियली आपको मिले, पूरे ना मिले। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आर्कियोपिटेरिक्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पास पेपर का क्वेश्चन भी है। आर्कियो आर्कियो
पिटेरिक्स, ये जो आर्कियोपिटेरिक्स है ना, अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं तो ये डिस्कवर हुआ था, इसके रिमेन्स डिस्कवर हुए थे 1861 के अंदर। अब मैं दिखाता हूं आपको आर्कियोपिटेरिक्स दिखता कैसा है, मतलब दिखता कैसा था, अब तो नहीं है। ये देखो, जस्ट सी दिस, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये आर्कियोपिटेरिक्स की बाकियात है। अब इसकी जब मॉडर्न जमाने के अंदर पिक्चर बनाएगी कि ये कैसा दिखता होगा, तो वो भी दिखा देता हूं आपको। ये ऐसा दिखता था, गुमान किया जाता है कि ये ऐसा दिखता था। सही है। अब इसके जो फॉसिल्स है ना, वो डिस्कवर हुए थे 1861 के अंदर, और बेसिकली इसके फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे एज अ बर्ड। बट हमें, और ये जर्मनी के अंदर डिस्कवर हुए थे, बाद में हमें पता चला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये 150 मिलियन साल पहले रहता था इस कायनात में। 150 मिलियन ईयर्स अगो। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें ये बताता है कि बर्ड से एवोल्यूशन हुआ है किसका, रेप्टाइल्स का। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एनईडी के अंदर भी बहुत दफा पूछा गया है। सही है। चलो, अब अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर मिक्स फीचर्स हैं, किसके मिक्स फीचर हैं, बर्ड्स के, और मिक्स फीचर्स हैं आपके रेप्टाइल्स के। अगर आप देखो बर्ड के, इसके अंदर क्या फीचर मौजूद है, गौर से देखो, इसकी बीक है, चोंच है, इसके विंग्स है, इसकी टेल है, इसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं रेप्टाइल के इसके अंदर क्या कैरेक्टर्स हैं, तो इसके अंदर दांत है भाई, मुंह के अंदर इसके दांत मौजूद है। और अगर आप देखो तो इसकी फिंगर्स हैं, इसकी फिंगर्स हैं, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसकी क्या है, फिंगर्स है। उसके अलावा इसकी टेल भी मौजूद है। ये क्या है, इसकी टेल। ठीक है। तो बस ये कहा जाता है कि रेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हुए, मैंने उल्टा बोल दिया, रेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व। तो ये एक एविडेंस है, जो पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। इसी तरीके से कहा यह जाता है कि फिशेस से एम्फीबियंस, फिर एम्फीबियन से बर्ड्स, और बर्ड से, सॉरी, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से बर्ड्स, और फिर बर्ड से मैमल इवॉल्व हुए। ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। फिर आ जाओ अगले एविडेंस के ऊपर। अगला एविडेंस क्या है भैया, अगला एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव का मतलब है किसी चीज को कंपेयर करना। एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो अब मैं दो ऑर्गेनिज्म की एनाटमी को कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरेटिव एनाटमी। जाहिर सी बात है, अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होगा, तो उसके इंटरनल फीचर्स के अंदर तो किसी हद तक सिमिलैरिटी होगी। हाँ कि ना भाई। बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिजम्स की आपस में एनाटॉमी को कंपेयर करने से भी हमें क्या पता लग सकता है, हमें पता लग सकता है अबाउट द एवोल्यूशन। सही है। चलो, अब अगर मैं बात करता हूं तो
इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है ना, दैट इज होमोलॉजी। अब ये होमोलॉजी क्या है? देखो, होमो कहते हैं सेम को, लॉजी मीन्स टू स्टडी। किसको स्टडी कर रहा है? एनाटमी को। एनाटमी क्या होती है? स्ट्रक्चर। होमो मीन्स सेम। तो क्या हुआ? होमोलॉजी का मतलब है दो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। सेम स्ट्रक्चर। याद रखना, होमो का मतलब होमो का मतलब होता है सेम। क्या सेम? एनाटमी पढ़ रहे तो स्ट्रक्चर सेम। क्या डिफरेंट होगा? फंक्शन। तो अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेम है बट उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो ऐसी स्टडी को आप क्या कहोगे? होमोलॉजी। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देते हैं। चलो, आ जाओ एग्जांपल्स देते हैं। लेट सपोज एक ऑर्गेनिज्म है एक्स और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है वाई। ये रहता है A1 इलाके में, A1 इलाके में। ये रहता है A2 इलाके में। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या शो कर रहे हैं? बोलो भाई मेरे साथ, बोलो भाई, क्या शो कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, होमोलॉजी शो कर रहे हैं। अगर ये होमोलॉजी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सेम एंसेस्टर से आए या ये डिफरेंट एंसेस्टर से आए? आप कहोगे भाई इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, इसका मतलब है इनके आबाओ अजदाद सेम थे, कॉमन एंसेस्टर था। क्या था? कॉमन एंसेस्टर था। कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है। अब लेट सपोज, इधर सुनना गौर से। अब लेट सपोज एक एंसेस्टर है, मैं मान के चलता हूं एक एंसेस्टर है, एक कॉमन एंसेस्टर है। उससे आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म बना, जिसे आपने कहा स्पीशी ए। एक बना जिसे आपने कहा स्पीशी बी। एक बना जिसे आपने कहा स्पीशी सी। एक बना जिसे आपने कहा स्पीशी डी। तो सवाल मेरा यह है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक जगह से एक जगह से ये डाइवर्ट हो रहे हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से ये निकल रहे, डाइवर्ट हो रहे हैं? हाँ के ना भाई? बिल्कुल लग रहा। तो ऐसी इवोल्यूशन को आप नाम देते हो डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब यह है कि एंसेस्टर सेम था बट आगे जाके ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो गए, डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज का मतलब है फैलना। सही है। अब सवाल ये होता है कि सर, अगर दो ऑर्गन्स के दरमियान, लेट सपोज दो ऑर्गन्स हैं, उनके दरमियान आपको स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मिल रही है बट फंक्शन डिफरेंस है, तो ऐसे ऑर्गन को आप कहते हो होमोलोगस ऑर्गन्स। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखो, जस्ट सी द एग्जांपल हियर। ये देखो, अगर आप गौर से देखो तो
ये आपको बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल नजर आ रही है। अगर आप इसके अंदर देखते हो तो आपको नजर आ रहा है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है A1, एक है A2, एक है A3। भाई ये सील है, ये हॉर्स है, ये ह्यूमन है। अगर आप इन तीनों का आर्म देखोगे तो ये आपको नजर आ रही है ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस। ये आपको नजर आ रही है क्या भाई, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्लाह। ये आपको नजर आ रही है रेड से रेडियस, ये आपको नजर आ रही है अल्लाह, रेडियस अल्लाह। ठीक है, फिर आपको नजर आ रहे हैं ये क्या, कार्पल। ये आ गए कार्पल, ये आ गए कार्पल। फिर आपको ये नजर आ रहे हैं मेटाकार्पल, ये आ गए मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। और फिर ये आपको क्या नजर आ रहा है, फेलेंजीज, फेलेंजीज, फेलेंजीज। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, बट सील इज अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, while horse is adapted for running, while human is adapted for grasping, पकड़ना। सही है। तो दिस इज कॉल्ड द व्हाट, दिस इज कॉल्ड द होमोलॉजी। सिंपल। सही है, चलो आगे बढ़ते। अर्ली टेट्रापोड का मतलब है कि जो चार टांगों वाले होते हैं, टेट्रापोड चार टांगों वाले। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एनालॉजी की। एनालॉजी क्या होता है, उल्टा कर दो जो होमोलॉजी में था। एनालॉजी में क्या होगा बोलो भाई, बात आसान करेंगे। जो कुछ होमोलॉजी में था उसको उल्टा कर दो, यानी कि वहां स्ट्रक्चर सेम था, यहां स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, वहां फंक्शन सेम था, सॉरी वहां फंक्शन डिफरेंट था, यहां फंक्शन सेम। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एनालॉजी। अगर दो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम है तो दैट इज कॉल्ड द एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को आप एनालोगस ऑर्गन्स का भी नाम देते हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज, लेट सपोज एक ऑर्गेनिज्म था ए, एक था बी, एक था सी। इन दोनों के इन तीनों के एंसेस्टर्स डिफरेंट थे, बट ये आके रहना शुरू हो गया समंदर के अंदर। तो अब इन तीनों को तैरना है, हाँ कहना। जब इन तीनों को तैरना है तो ये तीनों कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन डेवलप करेंगे जिससे क्या हो, ये समंदर में तैर सके। ये तीनों आए तीन डिफरेंट एंसेस्टर्स से थे, बट ये आके क्योंकि रहना शुरू हो गए समंदर के अंदर, तो अब इनको क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना है जिसकी वजह से ये तैर सके, तो इन तीनों के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ये आए क्या थे, आए डिफरेंट एंसेस्टर से थे। यानी कि एक इस एंसेस्टर से आया था, एक इससे आया था, एक इससे आया था, एक इससे आया था, एक इससे आया था। लेकिन ये आके कन्वर्ज हो गए एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जमा हो गए। इसे आप क्या कहते हो, कन्वर्जेंस का नाम देते हो। तो ऐसी इवोल्यूशन जिसके अंदर डिफरेंट एंसेस्टर से आया हुआ ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक इलाके में रहना शुरू हो जाए और उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो जाए, ऐसी इवोल्यूशन को आप नाम देते हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपको होमो एनालोगस ऑर्गन क्या बताते हैं कि भाई क्या हुई है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई। सर इसकी एग्जांपल दे दें, आ जाओ इसकी एग्जांपल से।
आ जाओ इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है वैसे? आपने कभी पर देखे, विंग्स देखे किसके? आपने विंग्स देखे कभी बर्ड के? इसी तरीके से आपने विंग्स देखे होंगे इंसेक्ट्स के, बैट के। ये तीनों अलग अलग एंसेस्टर्स से आए हैं, बट क्योंकि इन तीनों के विंग्स का काम उड़ना है, तो ये तीनों क्या है? बैट विंग, इसी तरीके से बर्ड विंग, इसी तरीके से इंसेक्ट विंग। ये तीनों एक पॉइंट पे जमा हो गए और इन तीनों का काम है फ्लाइंग। फ्लाइंग, सिंपल। तो दिस इज क्वाइट सिंपल, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। अब आ जाओ कौन से एविडेंसेस पे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एविडेंसेस। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है कि आप मॉलिक्यूल्स को देखो, इसके मॉलिक्यूल्स को देखो ऑन द इन द सेल, ठीक है। अब तक हमने कितने एविडेंसेस डिस्कस कर लिए? अब तक हमने तीन चार, चौथा एविडेंस हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एविडेंस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ये है कि आप क्या करने वाले हो? मॉलिक्यूल सेल, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन सबूतों का, इन इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एविडेंस के अंदर क्या ताल्लुक है, तो आपने किसी जमाने के अंदर पढ़े होंगे जेनेटिक कोड्स, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा AUG। AUG के किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को कोड करता है। इसकी जो क्लासिकल एग्जाम्पल आपके पास सबसे अच्छी आ जाएगी ना, वो आ जाएगी जेनेटिक कोड्स। जैसे AUG क्या बनाते हैं? मिथ्योनिन। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम है, जेनेटिक कोड तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम है। तो ये बात ये साबित करती है कि ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से आया है। सही है। अच्छा, उसके अलावा ऐसे प्रोटीन मौजूद है जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेम है। जैसे आप कई जगह पढ़ते हो ई कोलाई, ई कोलाई को पढ़ते हो। ई कोलाई को इतना क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ई कोलाई की जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, जो ये आपका प्रोटीन बनने का नया प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, ये सेम। उसके अलावा एक और बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है, दैट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या चीज होती है भाई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ा मसला है इस कायनात का अभी इस वक्त। अब होता क्या है कि आपको कोई बीमारी होती है, आप लेते हो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक काम करती है दो तरीकों से। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ। कौन सी लाइफ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से रोक देती है, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाई करवा देती है। अब बात तो बहुत सिंपल सी थी, बात तो बहुत सिंपल सी थी कि भाई आपको मसला हुआ, आपने एंटीबायोटिक लेनी। बट होता यह है कि अब आपको यह देखने में आया है कि आप लेते हो एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया पहली दफा मर जाता है। आप लेते हो दूसरी दफा एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया दूसरी दफा भी मर जाता है। तीसरी दफा लेते हो, बैक्टीरिया मर जाता है। बट वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया है खतरनाक। बैक्टीरिया हैं जिसे आप कह लो कि बैक्टीरिया है बड़े चालाक। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये बंदा आता है और एक ही हथियार से मुझे मार देता है। तो उन्होंने क्या किया? अब उस हथियार के खिलाफ क्या बना ली? रेजिस्टेंस बना ली। ये बहुत ये बहुत बड़ा मसला है। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो हर छोटी बीमारी पे एंटीबायोटिक ले लेते हैं,
और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आपके पास जब कोई खतरनाक सच में बीमारी होती है ना, तो आ, वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, क्योंकि बैक्टीरिया उसके खिलाफ क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। तो ये इवोल्यूशन का एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं। सही है। अच्छा, एक और पॉइंट है, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो उसको भी हम एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं नंबर 5 करके। वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? वो ऑर्गन्स जिनका आज मेरी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, बट मेरे एंसेस्टर्स के अंदर वो कोई ना कोई काम करते थे। जैसे जैसे एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल क्या होगी? पहली एग्जांपल होगी, सबसे जबरदस्त एग्जांपल, दैट इज द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। अब ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना, इसके अंदर आज से कई हजार साल पहले जब इंसान पत्ते खाते थे, तो पत्ते के अंदर होता था सेल्यूलोस। उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेस होता था। बट आज इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि आज तो हम पत्ते नहीं खाते, आज हम जिंगर खाते हैं, आज हम पिज्जा खाते हैं, आज हम पास्ता खाते हैं, पत्ते नहीं खाते। ठीक है। इसी तरीके से ह्यूमंस में होती है टेल बोन। टेल तो नहीं होती, बट टेल बोन होती है। तो इसका कोई काम नहीं है। और कोई बता सकता है? और कोई? हाँ, दिमाग भी आप लोगों का वेस्टिजियल ऑर्गन। इस्तेमाल तो करते नहीं हो भाई, दिमाग भी आप लोगों का क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। इस्तेमाल तो करते नहीं हो, तो वो आप लोगों के लिए वेस्टिजियल होगा। है या नहीं? बिल्कुल है। हाँ, निक्टेटिंग मैम्ब्रेन, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट मैं आसान आसान रखता हूँ, एयर मसल। आपने देखा है बिल्लियां, कुत्ते अपना कान जो है ना वो मूव कर सकते हैं। क्या आप अपना कान मूव कर सकते हो? नहीं। आपके अंदर ये एयर मसल का कोई काम नहीं है। नंबर 4, विजडम टूथ, अकल दाढ़। और दो आप लोगों के पास अकल नहीं है, लेकिन अकल दाढ़ तो है। तो इस अकल दाढ़ का काम आज से पुराने जमाने के अंदर तोड़ने का होता था, बट आज हमारी अकल दाढ़ किसी काम की नहीं है। और एक और बड़ी जबरदस्त चीज होती है निक्टेटिंग मैम्ब्रेन, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये बड़ी बहुत बड़ी इमेज आ गई। ये देखो, ये बर्ड, इस बर्ड ने अपनी आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन रख ली, ताकि क्या हो सके, इसकी आंख डस्ट से बच सके। तो ह्यूमंस के अंदर ये बहुत रिड्यूस होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा वो नहीं होती, रिड्यूस होती है। चलो, विजडम तो कहते हैं अकल दाढ़। सही है, अकल दाढ़। तो ये हो गया आपके पास एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन।